नमस्कार। आज हम एक खास सफर पर निकल रहे हैं। हमारे पास जो भी स्रोत हैं उनके जरिए भारत के पड़ोसी देशों और कुछ अहम समुद्री रास्तों मतलब जल संधियों को समझने की कोशिश करेंगे। हाँ बिल्कुल। और हमारा मकसद ये है कि जो जानकारी इन दस्तावेजों में है उससे भारत की जो भौगोलिक स्थिति है और उसके आसपास के इलाके उनकी एक साफ सी तस्वीर बन जाए। सही है। ये सिर्फ मतलब नक्शे पर लकीरें नहीं है ना? नहीं, ये वो सीमाएं हैं, वो रास्ते हैं जो भारत के आज और आने वाले कल दोनों को शक्ल देते हैं। हाँ, और जब हम ये स्रोत देख रहे थे तो कई दिलचस्प बातें पता चली, कुछ तो शायद थोड़ी चौंकाने वाली भी हों। तो चलिए फिर देर नहीं करते, इस जानकारी के सागर में उतरते हैं और देखते हैं कि हमारे स्रोत क्या कहते हैं। हाँ, शुरू करते हैं। शुरुआत भारत की जमीनी सरहदों से करते हैं। देखिए, जानकारी यह है कि भारत की कुल स्थलीय सीमा मतलब लैंड बॉर्डर करीब 15,106.7 किलोमीटर है। ये तो काफी लंबी है। शुरू करते हैं पाकिस्तान से। स्रोत बताते हैं कि भारत पाकिस्तान की जो सीमा है वो 3,323 किलोमीटर लंबी है। और एक बात और पता चली कि पाकिस्तान को नहरों का देश भी कहते हैं। इसका कोई कारण बताया है स्रोतों ने? सीधे तौर पर तो नहीं, पर आमतौर पर ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि वहाँ सिंधु नदी का सिस्टम है और उससे निकली नहरों का बहुत बड़ा जाल है सिंचाई के लिए। खैर, सीमा से सटे भारतीय इलाकों को याद रखने की एक ट्रिक भी दी है, पंजारागुल। पंजारागुलो, ये क्या है? पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, गुजरात और लद्दाख। अरे वाह, ये तो बहुत काम का है। और क्या खास जानकारी है पाकिस्तान के बारे में? हाँ, कुछ और अहम बातें हैं, जैसे एरिया के हिसाब से देखें तो भारत पाकिस्तान से लगभग 4 गुना बड़ा है। वहाँ की जो मुख्य पहाड़ियाँ हैं उनमें नमक श्रेणी और सुलेमान श्रेणी का जिक्र है। और जो बॉर्डर लाइन है भारत पाकिस्तान की, उसे रेडक्लिफ लाइन कहते हैं। ये 1947 में विभाजन के वक्त खींची गई थी। हाँ, ये तो ऐतिहासिक है। बिल्कुल। राजधानी इस्लामाबाद है, करेंसी पाकिस्तानी रुपया, उनकी संसद नेशनल असेंबली है और सबसे लंबी नदी सिंधु है जो पूरे क्षेत्र के लिए एक तरह से जीवनदायिनी है। सिंधु नदी, इसका नाम आते ही इतिहास और भूगोल दोनों जैसे जिंदा हो जाते हैं। अच्छा, पाकिस्तान के बाद थोड़ा और ऊपर उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान भी है। उसके बारे में क्या जानकारी मिली? अफगानिस्तान के साथ हमारी सीमा सबसे छोटी है, बस 106 किलोमीटर। और मौजूदा स्थिति देखें तो ये सिर्फ लद्दाख के हिस्से से लगती है। ये बात भारत की जो नॉर्थ वेस्टर्न पहुंच है उसके लिहाज से काफी अहम है। सिर्फ 106 किलोमीटर सच में काफी कम है। और राजधानी, मुद्रा, ये सब? राजधानी काबुल है, मुद्रा है अफगानी, उनकी संसद शोरा कहलाती है और सबसे लंबी नदी हेलमंद है। अच्छा। एक और बॉर्डर लाइन का जिक्र करना जरूरी है जो सीधे भारत से तो नहीं जुड़ती पर इस इलाके के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ड्यूरेंट रेखा। ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की सीमा तय करती है। ओके, ड्यूरेंट रेखा, ठीक है। अब पश्चिम से थोड़ा उत्तर की ओर आते हैं, नेपाल की तरफ। नेपाल के साथ अपनी सीमा कितनी लंबी है? भारत और नेपाल की सीमा है 1751 किलोमीटर और ये एक खुली सीमा भी है, मतलब ओपन बॉर्डर, जो दिखाता है कि दोनों देशों के बीच कितने गहरे सांस्कृतिक और सामाजिक रिश्ते हैं। ये तो है। इससे सटे जो भारतीय राज्य हैं उन्हें याद रखने का भी एक तरीका है, SBSUU। SBSUU, ये क्या हुआ? सिक्किम, बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। SBSUU, हाँ, ये याद रह जाएगा। और नेपाल की खास पहचान जाहिर है माउंट एवरेस्ट। बिल्कुल, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, जिसे वो सागर माथा कहते हैं, नेपाल में ही है। राजधानी काठमांडू है, मुद्रा नेपाली रुपया और संसद को राष्ट्रीय पंचायत कहा जाता है। यहाँ की सबसे लंबी नदी है कर्नाली। और नेपाल की जो लोकेशन है वो उसे भारत और चीन के बीच एक तरह से बफर स्टेट भी बनाती है। सही कहा। अच्छा, अब पूरब की ओर चलते हैं। म्यांमार, जिसे पहले बर्मा कहते थे, इसके साथ हमारी सीमा का क्या हाल है? म्यांमार के साथ भारत की सीमा 1643 किलोमीटर लंबी है। ज्यादातर पहाड़ी और जंगली इलाकों से गुजरती है ये सीमा। हाँ, वो इलाका तो है ही वैसा। और यहाँ सीमा से लगने वाले भारतीय राज्य हैं अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। इसको याद रखने की ट्रिक है अरुणामामी। अरुणामामी, ये ट्रिक्स तो सच में काफी मददगार हैं भाई। म्यांमार के बारे में और क्या बताएं स्रोतों ने? राजधानी है नेपिडो, मुद्रा है क्यात, संसद का नाम है पाइथू हिल्ताओ और राष्ट्रगान है काबामाची। ओके।
यहाँ की सबसे लंबी नदी इरावदी है, जो म्यांमार की जैसे लाइफलाइन मानी जाती है, और सबसे ऊंची चोटी है हकाका बोराची। और म्यांमार भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के लिए भी जरूरी है ना? हाँ बिल्कुल, उस लिहाज से ये एक बहुत अहम कड़ी है। सही। अच्छा, एक और छोटा लेकिन महत्वपूर्ण पड़ोसी है भूटान। हाँ, भूटान। भारत की सीमा भूटान के साथ 699 किलोमीटर है, और ये सीमा बहुत ही शांतिपूर्ण और दोस्ताना रिश्तों का प्रतीक है। भूटान के साथ रिश्ते तो हमेशा अच्छे रहे। बिल्कुल। इससे सटे भारतीय राज्य हैं अरुणाचल प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। इसकी ट्रिक है AAPS। AAPS, अरुणाचल, असम, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। ठीक है। भूटान की क्या खासियतें बताइए? भूटान अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है, और वो जो उनका कॉन्सेप्ट है ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस का, उसके लिए भी। राजधानी थिम्पू है, मुद्रा है न्यू गुलट्रम। न्यू गुलट्रम, हाँ। सबसे लंबी नदी मानस है, जो भारत में भी बहती है, और सबसे ऊंची चोटी है गंगहर पुनसुम। इसके बारे में खास बात यह है कि ये दुनिया की सबसे ऊंची चोटियों में से एक है, जिस पर आज तक कोई चढ़ाई नहीं कर पाया है। अरे, ये तो बड़ी दिलचस्प बात है गंगहर पुनसुम के बारे में। अच्छा, तो ये हो गए हमारे स्थलीय पड़ोसी, लेकिन एक अहम समुद्री पड़ोसी भी तो है, श्रीलंका। हाँ बिल्कुल। और यहाँ ये साफ करना जरूरी है कि श्रीलंका की जमीनी सीमा भारत से नहीं लगती। ये एक द्वीपीय देश है, हिंद महासागर में भारत के दक्षिण में। ठीक है। राजधानी श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव है, और कोलंबो कमर्शियल कैपिटल है। मुद्रा श्रीलंकाई रुपया है। सबसे लंबी नदी महावेली गंगा है, और सबसे ऊंची चोटी पिद्रुथालगाला। भारत और श्रीलंका के बीच का जो समुद्री इलाका है वो काफी अहम है। और इसी समुद्री इलाके की बात हमें हमारे अगले टॉपिक पर ले आती है, महत्वपूर्ण समुद्री चैनल या जल संधियां। हमने जमीनी सीमाओं को देखा, अब जरा इन समुद्री रास्तों को समझें। पहले तो ये बताइए कि ये जल संधि या जल डमरू मध्य, ये होता क्या है आखिर? हाँ देखिए, स्रोत इसे आसान शब्दों में समझाते हैं। ये पानी का एक पतला सा रास्ता होता है, संक्रासा, जो दो बड़े पानी के हिस्सों को, जैसे मान लीजिए दो समुद्रों को या एक समुद्र और एक खाड़ी को, आपस में जोड़ता है। अच्छा। और साथ ही ये दो जमीन के टुकड़ों को, जैसे दो द्वीप हों या एक द्वीप और मुख्य जमीन हो, उनको अलग भी करता है, और इतना चौड़ा होता है कि जहाज इससे गुजर सके। ओके, यानी ये समंदर के शॉर्टकट या गलियारे जैसे हैं, जो जमीनों को अलग करते हैं और पानी को जोड़ते हैं। हाँ, एक तरह से कह सकते हैं। और ये समुद्री ट्रैफिक और स्ट्रेटेजी के लिहाज से बहुत बहुत अहम होते हैं। तो अब देखते हैं भारत के आसपास कौन सी खास जल संधियां या चैनल हैं जिनके बारे में हमारे स्रोतों में जानकारी दी गई है। हाँ, कई महत्वपूर्ण चैनल हैं। चलिए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के आसपास से शुरू करते हैं। सबसे पहले कोको जल संधि, यानी कोको स्ट्रेट। कोको जल संधि। हाँ, ये म्यांमार के कोको आइलैंड्स और भारत के नॉर्थ अंडमान आइलैंड के बीच में है। ये भारत और म्यांमार के समुद्री इलाकों को अलग करता है। अच्छा, तो म्यांमार का जिक्र जमीनी सीमा पर भी था और अब समुद्री सीमा पर भी आ गया। इसके बाद अंडमान में ही और कौन सा चैनल है? अंडमान आइलैंड्स के अंदर ही है डंकन पास। डंकन पास। ये साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान द्वीपों को अलग करता है। ये अंडमान के अपने अंदरूनी समुद्री रास्तों का हिस्सा है। और फिर आता है वो जो शायद सबसे ज्यादा सुना जाता है, 10 डिग्री चैनल। इसका क्या महत्व है? 10 डिग्री चैनल काफी महत्वपूर्ण है। मोटे तौर पर देखें तो ये पूरे अंडमान आइलैंड ग्रुप को निकोबार आइलैंड ग्रुप से अलग करता है। वैसे तकनीकी रूप से ये लिटिल अंडमान और कार निकोबार द्वीपों के बीच में है। अच्छा। और ये बंगाल की खाड़ी और अंडमान सागर के बीच जहाजों के आने जाने का एक मुख्य रास्ता भी है। यहीं पर जरा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की बनावट का भी जिक्र कर लेते हैं। स्रोत के नक्शे के हिसाब से यहाँ करीब 572 द्वीप है। ये तो बहुत ही ज्यादा है। मुख्य द्वीप कौन कौन से हैं इसमें? हाँ, ये एक बहुत बड़ा द्वीप समूह है। अंडमान में मुख्य है नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान। और निकोबार में आते हैं कार निकोबार, लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार। ये पूरा द्वीप समूह भारत की जो पूर्वी समुद्री सीमा है उसके रक्षा के लिए स्ट्रेटेजिक रूप से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। अब थोड़ा और दक्षिण की ओर चलें। 8 डिग्री चैनल कहाँ पर है? 8 डिग्री चैनल ये भारत का जो लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप है उसका सबसे दक्षिणी द्वीप है मिनिकॉय। उसको हमारे समुद्री पड़ोसी देश मालदीव से अलग करता है। तो ये भारत और मालदीव के बीच की समुद्री सीमा का एक हिस्सा है। तो ये भारत की दक्षिणी समुद्री सीमा के पास हुआ। और 9 डिग्री चैनल, ये भी लक्षद्वीप में ही है क्या?
हाँ, 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप ग्रुप के अंदर ही है। ये मिनिकॉय आइलैंड को लक्षद्वीप के जो बाकी मुख्य द्वीप हैं उनसे अलग करता है। ये चैनल लक्षद्वीप के अपने अंदरूनी समुद्री यातायात के लिए जरूरी है। अच्छा, तो 8 डिग्री और 9 डिग्री चैनल दोनों लक्षद्वीप से जुड़े हैं, पर अलग अलग इलाकों को अलग करते हैं। ठीक है, अब आते हैं पाक जल संधि पर। इसका नाम तो अक्सर सुनने में आता है। हाँ, पाक जल संधि ये भारत की तमिलनाडु राज्य और श्रीलंका के उत्तरी हिस्से के बीच में है। ये बंगाल की खाड़ी को पाक खाड़ी और फिर मन्नार की खाड़ी से जोड़ती है। ये एक कम गहरा समुद्री इलाका है और भारत श्रीलंका रिश्तों के संदर्भ में हमेशा चर्चा में रहता है, खासकर मछुआरों के मुद्दों को लेकर। हाँ, वो खबरें आती रहती हैं। और आखिर में ग्रैंड चैनल, ये कहाँ है और क्यों महत्वपूर्ण है? ग्रैंड चैनल, जिसे ग्रेट चैनल भी कहते हैं, ये भारत का जो सबसे दक्षिणी पॉइंट है, ग्रेट निकोबार द्वीप, उसको इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप से अलग करता है। इंडोनेशिया से? अच्छा, हाँ, और ये चैनल इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन, मलक्का स्ट्रेट के जरिए के बीच जहाज़ों के आने जाने के एक बहुत ही अहम इंटरनेशनल रास्ते पर है। स्ट्रेटेजिक और व्यापारिक दोनों नजरियों से इसका बहुत ज्यादा महत्व है। तो ये थी हमारे स्रोतों से मिली जानकारी भारत के पड़ोसी देशों और कुछ अहम जल संधियों के बारे में। हमने देखा कि भारत की सरहदें कहां-कहां तक हैं, कौन से देश हमारे एकदम पास हैं, उनकी कुछ बेसिक पहचान क्या है। फिर हमने वो समुद्री रास्ते समझे जो भारत को दुनिया से जोड़ते भी हैं और कहीं-कहीं अलग भी करते हैं। इस सारी जानकारी को अगर एक साथ देखें तो क्या तस्वीर उभरती है? देखिए, एक बात तो साफ है, भारत की जो भौगोलिक स्थिति है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है और स्ट्रेटेजिक रूप से कह सकते हैं कि नाजुक भी है और फायदेमंद भी। एक तरफ इतनी लंबी और अलग अलग तरह की जमीनी सीमाएं हैं जहां बिल्कुल अलग राजनीतिक, सांस्कृतिक और भौगोलिक माहौल वाले देश हैं। दूसरी तरफ ये समुद्री चैनल है जो हिंद महासागर में भारत की जो सेंट्रल पोजीशन है उसे और भी खास बना देते हैं। सही। ये सिर्फ लकीरें नहीं हैं, ये अवसर भी देती हैं और चुनौतियां भी पेश करती हैं। सही कहा। और ये सोचना भी बड़ा दिलचस्प है कि इतने पास-पास कितनी ज्यादा विविधता है। भाषा, संस्कृति, सरकारें चलाने के तरीके, जमीन की बनावट, और इन सबको जोड़ने या बांटने वाले ये जमीनी और समुद्री रास्ते, ये पूरा नजारा भारत के जियोपॉलिटिकल और इकोनॉमिक ताने बाने को समझने के लिए एक तरह से बुनियाद तैयार करता है। बिल्कुल। और अगर हम एक कदम आगे बढ़कर सोचें तो ये जो भौगोलिक जुड़ाव है या अलगाव है, ये सिर्फ आज की बात नहीं है। इन सीमाओं और इन समुद्री रास्तों ने सदियों से इस पूरे क्षेत्र के इतिहास को, व्यापार को, संस्कृति को, लोगों के आने जाने को कैसे प्रभावित किया होगा। हाँ, ये अपने आप में एक बहुत गहरा सवाल है जिसके तार कहीं ना कहीं इन स्रोतों में दी गई जानकारी से जाकर जुड़ते हैं। ये एक बेहतरीन सवाल है जिस पर वाकई और सोचा जा सकता है। फिलहाल आज की हमारी ये पड़ताल यहीं खत्म होती है। उम्मीद है स्रोतों पर आधारित ये बातचीत भारत के भूगोल को समझने में कुछ मददगार साबित हुई होगी।